कितना खूबसूरत और बेहतरीन होता है वो लम्हा जब एक खिलाड़ी पोडियम पर खड़ा होता है और राष्ट्रगान बजता है। जाने कितने ही अनगिनत घंटे, कितनी ही पसीना, कितनी ही मेहनत, कितनी ही हार और कितनी ही जीत उस खिलाड़ी को उस मुकाम पर लाती है जब राष्ट्रगान बजता है और उसके गले में एक मेडल पहनाया है। मैं करण परवेज सिंह, आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स और आज हम बात करेंगे कि भारत के स्पोर्ट्स कल्चर, जहां पर पहले क्रिकेट को ही भगवान माना जाता था या क्रिकेट को ही स्पोर्ट्स के तरीके से, नजरिए से देखा जाता था, वहां पर क्या रिसेंट बदलाव आए हैं। पिछले कुछ ओलंपिक्स के अंदर भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। पदक तालिका की अगर हम बात करें तो भारत दिखाई दिया है, और इन सब के अंदर एक बात जो उभर कर आई है वो ये है कि क्या हरियाणा राज्य भारत की स्पोर्ट्स नर्सरी बनता जा रहा है, क्या स्पोर्ट्स कैपिटल बनता जा रहा है ये इंडिया की। आइए बात करते हैं उस बारे में। अगर हम टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात करें तो सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा से आते हैं। वहीं पर अगर हम रियो 2016 की बात करें तो उस समय भी सबसे ज्यादा खिलाड़ी हरियाणा स्टेट से गए थे। 127 खिलाड़ियों का कंटिजेंट अब की बार टोक्यो ओलंपिक्स में गया है और इसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी 31 खिलाड़ी जो हैं वो हरियाणा से आते हैं। 19 इंडियन वुमेन हॉकी टीम के खिलाड़ियों की अगर आप बात करते हैं तो 9 खिलाड़ी उसमें से हरियाणा से हैं। वहीं पर अगर हम पदक तालिका की बात करते हैं अभी तक के ओलंपिक्स में, तो आप ये पाएंगे कि एकल खेलों में या जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर सबसे ज्यादा मेडल्स जो आए हैं अभी तक वो हरियाणा राज्य के आए हैं। कुल 17 मेडल्स हमने अभी तक जीते हैं, जिसमें से 4 हरियाणा राज्य से हैं। उसके बाद नाम आता है वेस्ट बंगाल का जिसने 3 जीते हैं, और तीसरे नंबर पर आता है दिल्ली जिसने 2 जीते हैं। अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की तो यहां पर एक और बहुत ही अलग पहलू है, वो ये है कि 1900 के अंदर ने 2 मेडल जीते थे। उसके बाद 1996 में लिएंडर पेस ने 1 मेडल जीता टेनिस के अंदर। वहीं पर दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो भारत के रेसलर सुशील कुमार 2 मेडल लेके आए थे। ऐसा माना जाता है कि उनका मैक्सिमम समय जो प्रैक्टिस का बीता है वो हरियाणा के झज्जर में बीता है, हालांकि दिल्ली के नजफगढ़ से वो आते हैं। तो ऐसा क्या है हरियाणा के अंदर कि इतने मेडल लाने वाले खिलाड़ी ये पैदा कर रहा है। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो वो है वहां का कल्चर। 2 स्पोर्ट्स जो उभर कर आए हैं हरियाणा की धरती से, पहला है उसमें रेसलिंग यानी कुश्ती, दूसरा है बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी। अगर हम रेसलिंग की बात करें तो आम भाषा में इसे दंगल भी बोला जाता है, और गाहे बगाहे आप देखेंगे कि मिट्टी की ऊपर भी दंगल होते रहते हैं, कुश्ती लड़ी जाती रहती है। तो एक कल्चर बन गया है वहां पर, लोगों का, समाज का सपोर्ट मिलता है। वहीं पर दूसरी जो बड़ी बात है वो है कि वहां पर जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज या राज्य सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है स्पोर्ट्स के बढ़ावे के लिए, वो अपने आप में मायने रखता है। इंडो ग्रीक टीम के भूतपूर्व कोच कुलदीप सिंह की अगर हम बात माने तो उनका यह कहना है कि हरियाणा का रेसलर एक साल में रफली 60 बाउट लड़ता है, यानी 20 दिन वो कुश्ती लड़ रहा होता है, और इसके अंदर मिट्टी पर खेले जाने वाले देसी कुश्ती की कोई गणना नहीं की गई है। ये अन्य राज्यों से कहीं बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। तो यहां पर संख्या ज्यादा है, लोग ज्यादा जुड़ रहे हैं इस खेल से, ज्यादा खेला जा रहा है तो प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है तो आपके खेल में निखार आ रहा है। सबसे पहला कारण यह है। हरियाणा के अगर कॉम्पिटिशन्स की हम बात करें तो आसपास के राज्यों के जो रेसलर्स है, चाहे पंजाब से हो, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से हो, या नीचे कर्नाटका से हो, साउथ इंडिया से अगर हम बात करें, तो उनके लिए हरियाणा के खिलाड़ियों को हरा पाना आसान काम नहीं होता है, और ये एक शॉर्ट एंट्री भी मानी जाती है राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए अगर आप हरियाणा जीत लेते हैं तो। वहीं पर हरियाणा के अंदर ये खेल जो है वो खाली पुरुषों द्वारा नहीं खेला जा रहा है, भारतीय महिलाओं ने भी इसमें नए परचम गाड़े हैं। बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करें तो शायद सामाजिक कारणों की वजह से वहां की महिलाएं आगे उभर कर नहीं आ पाती हैं। भूतपूर्व कोच भारत महिला टीम के मिस्टर बिश्नोई का यह कहना है कि अगर वो मध्य प्रदेश के एक रेसलर को 1000 लोगों की भीड़ के आगे कंपटीशन में उतारेंगे तो शायद उनके ऊपर कंपटीशन प्रेशर आ जाएगा। वहीं पर अगर हरियाणा की कोई एक रेसलर इस कंपटीशन में आती है तो उसके ऊपर कंपटीशन फियर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए इतनी बड़ी जनसंख्या के आगे अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करना कोई नई बात नहीं है। कितनी बार वो जीती है और कितनी बार वो हारी है।
दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जब यूथ में खेल या खिलाड़ी अपने आप को तैयार करना शुरू करता है तो शुरुआत के कुछ सालों में उसे अपनी रोजी रोटी के लिए ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारने पड़ते हैं, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है तो कहीं ना कहीं दिमागी तौर पर उसे ये भी सोचना पड़ता है कि जीवन यापन के लिए वो क्या करेगा। तो स्टेट अगर ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल कराती है जिसमें खिलाड़ी के जीवन यापन का ध्यान रखा जाए तो वो एक उत्साह के तौर पर खिलाड़ी के मन में उत्पन्न होता है, उसे एक आप कह सकते हैं कि एक अश्योरेंस मिलती है कि उसका फ्यूचर जो है वो सेटल्ड है। इसकी शुरुआत अगर हम करें तो इसकी शुरुआत 1996 में पंजाब पुलिस के डीजीपी मिस्टर भुल्लर के आप कह सकते हैं कि इसका श्रेय उन्हें जाता है। 1996 में उन्होंने अलाउ किया था कि अब खिलाड़ी पंजाब पुलिस में एंटर कर सकते हैं, रेसलिंग और बॉक्सिंग से खासकर। इसका असर यह हुआ कि कुलदीप सिंह जो कि पूर्व कोच रहे हैं, उनका यह कहना है कि हरियाणा से, मणिपुर से, उत्तर प्रदेश से जाने कितने ही खिलाड़ी पंजाब पुलिस में जाके भर्ती हुए और अलग अलग पदों पर कार्यरत रहे। उनका कहना है कि 1996 से लेकर 2005 तक 70% रेसलर्स हरियाणा के पंजाब पुलिस में भर्ती हो चुके थे। इसी से प्रेरणा ली हरियाणा ने। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में खेलों को प्रोत्साहन दिया जाना ज्यादा जरूरी समझा गया, उन्हें अवार्ड्स दिए जाने लगे और उन्हें रिवॉर्ड्स दिए जाने लगे। अवार्ड्स के तौर पर उन्हें सरकारी नौकरियों की उपलब्धता करवाई गई, उनके लिए नई एवेन्यूज खोले गए, वहीं पर कैश अवार्ड्स की भी बात की गई। और टोक्यो ओलंपिक की अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए का कैश प्राइज रखा है अगर आप स्वर्ण पदक लाते हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होता है। एचपी कोच विवेक ठाकुर की अगर हम बात करें तो उनका यह कहना है कि हरियाणा आज खेलों के जगत में जहां पहुंच गया है, जिस मुकाम पर पहुंच गया है, बाकी राज्यों के लिए उस मुकाम तक पहुंचने के लिए कम से कम 20 साल लगेंगे। इसके अलावा उनका एक और विश्लेषण है जो काफी सटीक लगता है और वो ये है, उनका ये कहना है कि अगर सरकार मदद नहीं करती है हरियाणा राज्य में, अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी हरियाणा राज्य की मदद नहीं करती है तो गांव की पंचायत सामने आती है, आसपास के गांव की पंचायत सामने आती है और उस खिलाड़ी की मदद करने को तैयार होती है। अगर पंचायत भी वो मदद नहीं करती है तो परिवार के सदस्य, एक्सटेंडेड फैमिली के लोग अपनी जमीनें तक बेच देते हैं खिलाड़ी को तैयार करने में, उनका वो सपना पूरा करने के लिए कि एक दिन वो देश के लिए पदक लेकर आएंगे। अगर किसी कंपटीशन में कोई खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाता है तो खाली खिलाड़ी की काबिलियत पर सवाल उठाना अपने आप में लाजमी नहीं है। बहुत सारे फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर है कि भारत के अंदर जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी दयनीय हालत में है। सरकारों को आगे आना चाहिए, ऐसी स्कीम्स तैयार करनी चाहिए, ऐसे एवेन्यूज तैयार करने चाहिए जहां पर स्पोर्ट्स की प्रतिभा को निखारा जा सके, प्लेटफॉर्म्स ऐसे प्रोवाइड किए जाने चाहिए। स्पोर्ट्स में जो राजनीति है वो अपने आप में एक काफी नेगेटिव एस्पेक्ट बन जाता है, तो उससे भी परे रहना चाहिए। अगर एक खिलाड़ी को परस्पर सहयोग दिया जाए, एक ऐसा वातावरण दिया जाए, तो फुटबॉलर हो, चाहे वो मुक्केबाज हो, चाहे वो तीरंदाज हो, चाहे वो एक रेसलर हो, चाहे वो एक धावक हो या एक धाविका हो, धीरे धीरे ये एक नाम में बदल जाते हैं। और वो नाम मीराबाई चानू हो सकता है, वो मैरी कॉम हो सकता है, वो विजेंद्र सिंह हो सकता है, वो साक्षी मलिक हो सकती है, योगेश्वर दत्त हो सकता है। ऐसे कितने ही नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में दर्ज किए जा सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि हरियाणा आंकड़ों के हिसाब से भारत की स्पोर्ट्स कैपिटल बनता जा रहा है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आप हरियाणा से हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा कि कौन से ऐसे और फैक्टर्स हैं जो हरियाणा को स्पोर्ट्स की नर्सरी बनाता जा रहा है। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत प्राउड मोमेंट है हम सब भारतीयों के लिए, जितने भी पदक हमने जीते हैं और अभी आने वाले समय के अंदर जितने भी आंकड़े हमने प्रस्तुत किए हैं, इसके अंदर हमने टोक्यो 2020 के किसी भी पदक की चर्चा नहीं की है। एक बार ओलंपिक पूरा हो जाए तो उसके बारे में भी ज़रूर चर्चा करेंगे। आप किसी स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, आप अपनी कुछ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप हरियाणा से हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या है हरियाणा की मिट्टी में ऐसा कि इतने बढ़िया और मजबूत खिलाड़ी इन्होंने पैदा किए हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।